हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आज 25 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो फैक्ट बताने का प्रयास करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3% आसानी से दे सकता है। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो केवल आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3% वो सही कराना है जो पुराने बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेलवे और पीसी का जो एग्जाम होता है ना, रेलवे ग्रुप डी हो गया, जैसे बैंकिंग, तो वो एक ही फॉलो पैटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, जो पुराने एग्जाम में पूछा गया था वो भी इसी एग्जाम में पूछना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उन्हीं जो क्वेश्चन है उसके जो 4 से 5 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उसको अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको 100% आसानी से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि न केवल आपको उनको भी 100% एनालिसिस तो मिल ही सके, लेकिन जो 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल सके वो इस वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से मिल सके। बस आपको क्या करना है कि हमें बताना है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। जैसे कोई भी हम प्रश्न में गलत बताते हैं या आपको लगता है कि इस प्रकार हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप वो भी बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में इसे सुधार सकें। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारा पहला क्वेश्चन बुक से पूछा गया था और बुक में भी अकबरनामा से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अपने अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अबुल फजल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। तो आप देखोगे कि यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का एक अधिकारी इतिहास है, जिसमें इतिहास के बारे में बताया गया है। और आप देख लो ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। कभी कभी इसकी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखोगे इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर के प्रशासन और राजस्व, जो राज्य की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो हरिप्रसाद चौरसिया से क्वेश्चन है, जो कि एक आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। तो आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में हरिप्रसाद चौरसिया को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब कौन कौन से समय सम्मानित किया गया था और किसके वो आर्ट एंड कल्चर में फेवरेट है वो भी देख लो आप। तो वे एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक कलाकार हैं। उनका संबंध कौन से घराने से? उनका संबंध मेहर जो घराना है उससे संबंधित है। उन्हें वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो वो जीएसटी जो परिषद काउंसिल है ना, उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, जीएसटी परिषद की बैठक में मतदान के दौरान केंद्र व राज्य सरकार का भारित हिस्सा कितना होता है? तो जो केंद्र का हिस्सा होता है 1/3 होता है, जबकि जो सभी अदर राज्य होते हैं ना, उनका जो मिलाकर होता है 2/3% होता है। आप देखोगे जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 एक क्लोज में बताया गया है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 75% मान लो, या उसे 3/4 भी कर सकते हैं, बहुमत की आवश्यकता होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो यांत्रिक ऊर्जा से था। तो क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग होती है? तो वह गतिज ऊर्जा के और एक स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग का उपयोग होती है। समझ में आया? अब इसका सूत्र भी देख लो, यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो गति के कारण उत्पन्न होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। वह स्थिति व आकार के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अम ई की स्थापना से क्वेश्चन था। तो इसकी फुल फॉर्म देख लो आप। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटालॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग होती है। समझ में आया? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी देख लो आप। तो यह मुख्य रूप से आईआईटी भुवनेश्वर का एक हिस्सा माना जाता है, जिसका उद्देश्य खनिज प्रसंस्करण या धातु विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो फाइल पाथ से क्वेश्चन था, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, कॉन्फिग डॉट इन का सही संयोजन पथ कौन सा है? तो इसका होता है पहले स्लेश आता है, फिर कॉन्फिग डॉट इन आता है। समझ में आया? जबकि आप देखोगे यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, जिसे सिस्टम में सामने का स्लेश डैश रूट डायरेक्टरी को दर्शाता है। समझ में आया? जबकि जो विंडोज सिस्टम में इसके विपरीत बैंक स्लेश इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार का, इसमें इस प्रकार का उपयोग है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय की समीक्षा होती है ना, रिव्यू, उससे क्वेश्चन था। समझ में आया? अब देखोगे तो क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत
अपने फैसले को पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू कर सकता है। तो वो आर्टिकल 137 के द्वारा वापस देख सकता है कि हमने क्या लिखा था, क्या हुआ था उसमें। तो आप देखोगे समीक्षा याचिका फैसला सुनाने जाने के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। समझ में आया? जैसे मैंने अगर फैसला सुना दिया है तो उसे 30 दिनों के अंदर भीतर वापस बता दिया जाता है, तो उसे रिव्यू किया जा सकता है, अर्थात 30 दिनों के बाद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 142 में क्या लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे यह सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष आदेश की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है भाई, लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले टॉपिक बता रहे हैं, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अकबरनामा से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अपने मजबूर फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इसकी भाषा देख लेते हैं। तो यह पुस्तक मूल रूप से पारसी भाषा में लिखी गई है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित किए। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ये सम्राट अकबर के जो दरबार था उसमें 9 रुद्रों में से एक थे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था, द इमरजेंसी डायरीज है, एक बुक लॉन्च हुई थी, अभी करंट का क्वेश्चन है, तो उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था अपने जून 2025 में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर दैट फॉरगॉट अ लीडर किस वर्ष की अवधि को दर्शाती है। तो ये 1975 से 1977 की अवधि को दर्शाती है। समझ में आया? अब इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इस पुस्तक का जो विमोचन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। समझ में आया? अब इसका विषय देख लो। यह पुस्तक उन 19 महीनों के संघर्ष को दर्शाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आकार दिया गया है। इसका मतलब जो इसके बारे में बताया गया है उसमें नरेंद्र मोदी के जो 19 महीने उन्होंने उसमें क्या क्या संघर्ष किया उसके बारे में इसमें कंप्लीट बता रखा है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारतीय इतिहास में 1991 और 1980 1998 और 1999 में जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, वो ग्लोबल रिलेशन के रूप में, उसके बारे में क्वेश्चन था। क्वेश्चन था भारत में 1991 से 1992 में और 1998-1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसमें गिरावट और सुस्ती देखी गई थी, तो वो औद्योगिक क्षेत्र में देखी गई थी। इसका कारण क्या था कि जो अपने विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कम पड़ गया था। समझ में आया? 1991 का संकट कौन सा था वो देख लो आप। इसे भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी थी। क्यों? विदेशी मुद्रा भंडार जो 1991 में भारत के पास केवल 3 सप्ताह के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी केवल, मतलब जो विदेशी मुद्रा है उसका संकट उत्पन्न हो गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रूर से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारत में किसे भारत का रूर या प्रमुख खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो वह छोटा नागपुर प्रठार झारखंड को माना जाता है। अब इसकी तुलना भी देख लेते हो। जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह यहाँ खनिज जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक का विशाल भंडार पाया जाता है। जबकि इसका विस्तार देख लो कहाँ से कहाँ तक, तो ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो वैदिक काल में जो गोपति है इसका क्या अर्थ होता है उससे क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक काल में गोपति का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी, मतलब राजा होता है। जिस प्रकार राज्य में एक राजा होता है उसी प्रकार गायों की जो रक्षा करता है उसे गोपति के नाम से जाना जाता है। अब जो गोपति है इसका अर्थ भी देख लेते हैं। गो का जो अर्थ होता है वो तो गाय या मवेशी हो गया, और पति का मतलब होता है स्वामी या रक्षक हो गया। जिस प्रकार पति अपनी रक्षा करता है अपनी पत्नी की, उसी प्रकार पति का मतलब रक्षक या सौम्य माना जाता है। ये भी ऐतिहासिक संदर्भ देख लो इसमें क्या क्या है। तो वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। कबीले के मुखिया जैसे राजन का मुख्य करते हुए मनुष्यों की रक्षा करना, और इसलिए उसे गोपति के नाम से जाना जाता था। समझ में आया? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध देना उससे संबंधित है। वो आर्टिकल 17 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 भी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देखोगे आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, मतलब जो अनटचबिलिटी होता है बिना किसी की परमिशन के अगर हम उसको छूते हैं तो उससे संबंधित है। इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोचना चाह रहे हो, छूने का मतलब जो वो नहीं होता है कि जो छोटी जात के लोगों के साथ जो छुआछूत किया जाता है उससे संबंधित है। समझ में आया? आर्टिकल 24 भी देख लो आप। तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो कारखानों और खतरनाक कामों पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। और आर्टिकल जो 25 और 28 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। समझ में आया? कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म में
योग्य बन सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा सकते हैं, उसका विश्वविद्यालय खोल सकते हैं और उसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछ रखा था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1985 में पारित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका अर्थ होता है दल बदल विरोध कानून, मतलब इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदलने वाले विधायकों और सांसदों को रोक लगाना होता है। जैसे कोई बंदा कांग्रेस में, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा इस बार भाजपा का पलड़ा पा रही है तो वह भाजपा में चला जाए। तो इस प्रकार जो दल बदल कानून को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब केसरी की जो उपाधि थी उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए किसे पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो अपने लाला लाजपत राय को जाना जाता है। समझ में आया? अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे लाला लाजपत राय, जिसे लाला लाजपत राय को लाला देवरुना, हाँ, इन्हें लाल बाल पाल तिगड़ी के प्रमुख सदस्य के रूप में जाना जाता था, इसलिए इन्हें लाला लाजपत राय के नाम से भी जाना जाता है। आप देखोगे 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान इन्होंने लाठीचार्ज में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि आप बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और सरदार पटेल और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे कब घोषित किया गया था, उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था दिल्ली को किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था? 1956 में घोषित किया गया था। ठीक है, अब आप देखोगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। और जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का विशेष दर्जा दिया गया था और यहाँ विधानसभा की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले टॉपिक बताते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर में वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सके। क्योंकि इसमें जो फैक्ट बताता हूँ मैं आपको वो वही फैक्ट होते हैं जो 2025 की जो रेलवे के जो सभी एग्जाम हैं उसमें 4 से 5 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल सके। तो आपको क्या करना है, पहले दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न केवल आप तक रहे, केवल अपने सभी दोस्तों तक आसानी से पहुंच सके।